नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 2024 में 2022 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। हुबली धारवाड़ सेंट्रल से महेश तेंगनकाई को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट से जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ते थे और 6 बार चुनाव जीते थे। हालांकि अब वो कांग्रेस में आज शामिल हो गए और इसके बाद बीजेपी ने शाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। तो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके सम्मान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद उन्हें पार्टी में शामिल कराने पहुंचे। साथ ही कनकपुरा सीट से कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। क्या यह तस्वीर कर्नाटक चुनाव में निर्णायक साबित होगी? बीजेपी के कद्दावर नेता रहे जगदीश शेट्टार के गले में कांग्रेस का पट्टा और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर खुशी दिखी, लेकिन शेट्टार के चेहरे पर बीजेपी छोड़ने का दर्द साफ झलकता रहा। चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी ही नहीं। 13 को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी और 11 को राज्य प्रभारी ने मुझे फोन कर कहा कि जगदीश शेट्टर जी, आपको और ईश्वरप्पा को टिकट नहीं मिलेगा। आप एक सहमति पत्र पर साइन कर दीजिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस बात का ऐलान कर दीजिए। मैं स्तब्ध रह गया। एक छोटे बच्चे के साथ जो बर्ताव किया जाता है वैसा बर्ताव मेरे साथ किया गया। मैं एक सीनियर लीडर हूं। पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर ने मुझसे बात तक नहीं की। जगदीश शेट्टार जब हुबली अपने घर लौटे तो उनकी पत्नी शिल्पा के हाव भाव पर भी ये दर्द झलकता दिखा। बीजेपी ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया, फिर जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे वरिष्ठ लिंगायत नेताओं को टिकट न देकर बाहर का रास्ता दिखाया। उत्तर कर्नाटक में इससे बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ गई। बसवराज बोम्मई भले ही लिंगायत हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन उनके नाम पर भी लिंगायत बटे हुए हैं। यानी एक तरफ लिंगायतों की नाराजगी, दूसरी तरफ गुटबाजी। यानी बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। क्या 2024 में जातिगत जनगणना विपक्ष को जोड़ने का एक बड़ा जरिया साबित हो सकती है? नीतीश कुमार के बाद कांग्रेस ने ये मांग उठाकर इस बहस को गरमा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। यहां बता दें कि बिहार में जाति जनगणना का दूसरा चरण रविवार से शुरू हो गया। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है, उसको हटा दीजिए। कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये मांग उठाई। इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जाति जनगणना की मांग औपचारिक तौर पर भारत सरकार के सामने रख दी। खड़गे ने ट्वीट कर कहा, 2021 में नियमित 10 वर्षीय जनगणना की जानी थी, लेकिन ये नहीं हो पाई है। हम मांग करते हैं कि इसे तत्काल किया जाए और व्यापक जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए। मुझे आशंका है कि जातिगत जनगणना के अभाव में सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए डेटा अधूरा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेतृत्व की मांग का समर्थन करने में देरी नहीं की। वैसे भी बिहार में जाति जनगणना जारी है। रविवार को इसका दूसरा चरण भी शुरू हो गया। 10 साल पर हर बार होता था, इस बार तो नहीं हुआ। 13 साल हो गया, नहीं हुआ अभी तक। तो अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक विपक्ष की कोशिश बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को साधने की है। उधर बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। अगर भारत सरकार के गजेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में जातियों की संख्या केवल हिंदू फोल्ड में कितनी है? हम किस आधार पर किस जाति और किस उपजाति को
कंपेंसेशन देंगे या उसके लिए स्पेशल पैकेज तैयार करेंगे, किस आधार पर बनाएंगे, जरा ये तो स्पष्ट करें। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार के बयानों से लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि अब तक कम से कम 17 विपक्षी दल सार्वजनिक तौर पर इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस मुद्दे के आधार पर विपक्ष लामबंद भी हो सकता है। पटना से मनीष कुमार और दिल्ली से अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में आज सचिन पायलट ने जनसंपर्क अभियान किया। जयपुर के शाहपुर और झुंझुनू के खेताड़ी में यह कार्यक्रम हुआ। वहां उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले। पायलट ने कहा कि उन्होंने एक मुद्दे को लेकर अनशन किया था, ना कि किसी का विरोध करने के लिए। पायलट ने कहा है कि मैं आदर्शों और भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करूंगा। पायलट ने यह भी कहा कि बहुत सी शक्तियां दरार डालना चाहती हैं, उनसे बचकर रहना होगा। उनसे बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। What I did was not against any person or any government, especially the Congress government that we have here. It was against corruption and BJP rule in which Vasundhara ji was Chief Minister. The corruption issues that were taken up at that time, my anshan was against that. It was not against any government or any party or any person individually. One question that everyone's asking, is your path going to diverge from the Congress in any way in the run-up to 7? For the last 23 years, I have campaigned in every corner of this country for the Congress party. And whenever the Congress needs a very strong voice to oppose and defeat the BJP, I have been in the forefront. I have campaigned earlier, I am campaigning now for the party, I will campaign in the future also. So please be assured that when it comes to fighting the BJP, whether it's Arunachal Pradesh, whether it's Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, I have been in the forefront. So ideologically, I have always made my stand very clear. Politically also, I think we need to deliver on what we promised, and I think elections are not far away, so people must not think that हम बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। People like Hanuman Beniwala making an open offer for a third front. Publicly, in politics, every political leader, every political party will say whatever suits them or what they feel like saying, but we must act on what we are. और अब बात गर्मी की कर लेते हैं। देश भर में आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी। लू के भी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें, त्रिपुरा में ही ज़बरदस्त गर्मी की वजह से कल से 23 अप्रैल तक सभी सरकारी स्कूल बंद हैं। प्राइवेट स्कूलों से भी गुजारिश की गई कि बंद करें। पश्चिम बंगाल में गर्मी और लू का कहर जारी है। कई जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में यहाँ के स्कूल कॉलेजों में एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में बिहार में भीषण गर्मी की स्थिति रहने की संभावना बताई है। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की संभावना है। कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में गुरुवार तक लू की स्थिति बनी रहेगी। और महाराष्ट्र में नवी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भूषण समारोह के दौरान आपको याद हो कल कड़ी धूप में 12 लोगों की हीट स्ट्रोक से बताया गया कि मौत हो गई है, जबकि 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े। बीमार लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। चौंकाने वाली बात यह कि भीषण गर्मी के बीच इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली बड़ी संख्या में लोग खुले में बैठे थे। उनके लिए धूप से बचने का इंतजाम ज़्यादा नहीं था और ऐसे में 12 लोगों की जान चली गई। हालांकि जो तापमान था वो 38 डिग्री 39 डिग्री बताया गया। तो आइए देखते हैं, इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा। नवी मुंबई के खारघर में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बाद 11 लोगों की मौत हुई थी धूप में बैठने की वजह से, और उनमें से कई लोगों को नवी मुंबई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे ही एक मरीज इस वक्त हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नैनेश्वर पटेल। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल। क्या हो गया था कल, बताएंगे पूरा? क्या सिलसिलेवार तरीके से कब पहुंचे थे आप, क्या हुआ था आपके साथ वहाँ पर? हम लोग सुबह में आ गए थे, 6:30 को वहाँ पे पहुँचे थे ग्राउंड पे, और इवेंट बहुत अच्छा हो गया वहाँ पे। सब खत्म, इवेंट पूरा खत्म होने के बाद हम लोग फिर घर पे निकले, तभी धूप से ज़्यादा धूप लगने के कारण चक्कर आ गई थी। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप इन लोगों को ट्रीट कर रही हैं, बताएंगे क्या इनकी समस्या थी और कितने लोग यहाँ पर हीट स्ट्रोक की वजह से जो कल खारघर में प्रोग्राम में थे, कितने लोग भर्ती है? थोड़े से लोग हैं, अभी ठीक भी हो रहे हैं, सबको कर रहे हैं हम लोग डिस्चार्ज। थोड़े से है अभी,
बस फॉर्मेलिटी करते करते उनका भी डिस्चार्ज आज भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो कोई फिगर दे पाएंगे कितने लोग हैं अभी यहाँ पे? अभी सब अलग अलग वार्ड्स में अलग अलग है, तो अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है। सीवियर थे, उनकी संख्या क्या है, उनकी क्या स्थिति है अभी? उनकी ठीक हो रहे हैं जल्दी जल्दी, ट्रीटमेंट चालू कर दी थी हमने जल्दी से। हाँ, और वैसे भी आप देखें महाराष्ट्र में एक अलर्ट है हीट स्ट्रोक का 300 से ज़्यादा सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं। तो ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगी, जहाँ पर ओपन में बैठना कितना मतलब एक हानिकारक? कार्यक्रम करिए पर सब कुछ होना भी चाहिए, उधर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हाँ। उधर पश्चिम बंगाल में गर्मी और लू का कहर जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि गंभीर लू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान सोमवार से शनिवार तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू का प्रकोप जारी रहने की आशंका जताई। और त्रिपुरा की जानकारी हमने बताई आपको कि सारे सरकारी स्कूल गर्मी की वजह से 23 अप्रैल तक यहां पर बंद कर दिए गए हैं। और अतीक अहमद के मारे जाने के बाद जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इसका असर उन मामलों पर भी पड़ेगा जो विदेश में चल रहे हैं, जिन मामलों में भारत अपने भगोड़ों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस हिरासत में मेडिकल जांच के लिए जा रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के वीडियो दुनिया भर में वायरल हैं। क्या विदेशों में बैठे और भारत आने से बचने की कोशिश कर रहे आरोपी इसका फायदा उठाएंगे? केंद्र सरकार में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि जिन सरकारों से भारत अपने अपराधियों को वापस करने की मांग कर रहा है, वे अतीक के मामले को लेकर सवाल न कर दें। हाल में भगोड़े मेहुल चोकसी के मामले में एंटीगुआ की कोर्ट ने उसे बड़ी राहत दी। अपने बचाव में उसने भारत में अपने साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार की आशंका जताई थी। चौकसी अकेला नहीं है। विजय माल्या ने भी भारत की जेलों और अपने मानव अधिकारों को लेकर मुद्दा उठाया है। नीरव मोदी ने भी भारत वापस भेजे जाने पर अपनी जान को खतरा बताया था। रक्षा सौदों के बिचौलिए संजय भंडारी का मामला भी यूके की अदालत में चल रहा है। उधर ये मुद्दा विपक्ष ने योगी सरकार पर सवाल करने के लिए उठाया है। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से। कितना सेंट्रल टीम विजिट किया? क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। जहां भारत एक तरफ G20 के जरिए ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर के देश मल्टीलैटरल अप्रोच अपनाएं, खासकर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के खिलाफ जल्द से जल्द वो कार्रवाई करें, वहीं अतीक अहमद जैसे मामले उसकी कोशिशों को कमजोर जरूर करते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।